पोठोहार के गखड़ कौन थे और ये कहां से आए थे, इनके ओरिजिन पर बहुत बहस है। इस हवाले से हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या कहते हैं। पोठोहार के इन इलाकों में जहां बड़ी बड़ी जंगजू कौमें बसती थी, गखड़ों ने कैसे हुक्मरानी की और अपना होल्ड कायम रखा। ये वो दौर था जब गखड़ों की तारीख पोठोहार की तारीख से जुड़ गई। जब इनकी हुक्मरानी के दिन खत्म हुए तो आखिरी गखड़ सरदारों का क्या बना। गखड़ों की पोठोहार में हुक्मरानी की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। पोठोहार एक पुराना इलाका है। इसे सतह मुर्तफा पोठोहार या पोठोहार प्लेटो भी कहा जाता है और ये पंजाब के नॉर्थ का इलाका है जो सिंध सागर दोआब का इलाका भी कहलाता है। ये दरिया सिंध और दरिया झेलम का दरमियानी इलाका है। सॉल्ट रेंज भी इसी का हिस्सा है। क्या गौरनामा जो रायजादे दीवान दूनी चंद ने 1725 में फारसी में लिखा, उसमें इस इलाके के गखड़ों की तारीख तफसील के साथ बयान की गई है। इस इलाके के लिए टर्म्स पथवार, पोठहार और पोठहार इस्तेमाल की गई। अहमद हसन दानी जो पाकिस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे, उनके मुताबिक ये संस्कृत लफ्ज प्रश्तावार से निकला है। प्रश्ता का मतलब है बैक या पुश्त की जानिब और वार का मतलब है जगह, यानी वो जगह जो दरिया सिंध के पीछे है। पोठहार के ये इलाके बहुत कदीम है। यहाँ कटास राज मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सती की वफात के बाद हिंदू भगवान शिवा इस कदर गमजदा हुए कि उनके आंसुओं से दो तालाब बन गए, एक पुष्कारा अजमेर में और दूसरा यहाँ कटास राज में। महाभारत में कटास राज ही वो जगह थी जहाँ पांडवों ने अपने एग्जाइल का बड़ा वक्त गुजारा। फिर यहाँ टिल्ला जोगियां जैसा जोगियों का ठिकाना भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये वो जगह है जो कभी यहाँ रहने वाले जोगियों का तख्त हुआ करती थी और जिस पर वक्त के राजे, बादशाह और सलातीन हाजिरी दिया करते थे। फिर इस इलाके में दुनिया की दूसरी बड़ी सॉल्ट माइंस भी हैं। कहते हैं जब अलेक्जेंडर की फौज राजा पोरस से लड़ने यहाँ आई तो ये उसके सिपाही थे जिन्होंने यहाँ ख्योड़ा की कानों का नमक भी दरियाफ्त किया। वो जब इस इलाके में रुके थे तो उनके घोड़ों ने यहाँ पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया और इनमें से जो बीमार थे वो ठीक होने लगे और यूं इन्हें और बाद में आने वालों को यहाँ नमक की कान का पता चला। इस खित्ते की बरसीर में सियासी और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा रही है। दरिया सिंध एक नेचुरल बाउंड्री था जो शायद इन इलाकों को पहाड़ों के पार इलाकों से अलग करता था। ये इलाके हड़प्पा और टेक्सेला को मिलाने वाले रास्तों पर भी थे। एक तरह से ये इलाके ईस्ट और वेस्ट जबकि नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन भी थे। बरसीर आने वाले बैरूनी हमलावर सबसे पहले इन्हीं इलाकों में आए, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, महमूद गजनवी था, अमीर तैमूर था या फिर इसके बाद आने वाले मुगल। पोठोहार के इन इलाकों में गंधारा सिविलाइजेशन भी फ्लरिश करती रही जिसका मरकज टेक्सेला था। 6th सेंचुरी बीसी में ये इलाके ईरानी एकमेनिड एम्पायर के अंडर भी रहे। इसके बाद यहाँ अलेक्जेंडर भी अपनी फौजें लेकर आया जिसने यहाँ झेलम के किनारे राजा पोरस से जंग लड़ी। ये जंग इस कदर शदीद थी कि अलेक्जेंडर ने इसके बाद अपनी मुहिम ही समेट दी और वापस जाने का फैसला कर लिया। उसके बाद ये इलाके मौर्यन एम्पायर और इंडो ग्रीक किंगडम्स का हिस्सा रहे। बुद्धिस्ट डिक्लाइन के दौरान यहाँ 4th और 5th सेंचुरी में व्हाइट हुन्स के हमले होते रहे। इसके बाद ये इलाके हिंदू शाही डायनेस्टी के पास आए जिनसे 10th सेंचुरी के आखिर में ये इलाके सुल्तान महमूद गजनवी के दौर से मुसलमानों के पास आ गए। पोठोहार के इलाके किसी भी हमलावर की राह में सबसे पहले पड़ते थे। इसी वजह से यहाँ रहने वाले कबाइल की अहमियत बहुत ज्यादा थी। इस इलाके में रहने वाले कबाइल या बरादरियों में ढूंढ अब्बासी, आवान, राजपूत, जंजुए, जोधरा, जाट, अराई, गुज्जर, गखड़, खरल और खोखर शामिल हैं। इन कबाइल में ज्यादातर ब्रिटिश इंडिया में मार्शल रेस करार दी जाने वाली जातों में भी शामिल थे और उनकी फौज में भर्ती का बड़ा सोर्स भी यही कबाइल और बरादरियां थे। अभी पाकिस्तान की फौज का बड़ा हिस्सा यहाँ से ही है। इनमें से कई कबाइल जैसे जंजुओं, भटियों, चौहानों और आवानों का भी इस इलाके की तारीख से गहरा रिश्ता है और कई अरसे तक ये इलाके उनके भी कंट्रोल में रहे। लेकिन इस वीडियो का फोकस क्योंकि पोठोहार के इन इलाकों में गखड़ रूल है इसलिए सिर्फ उनकी ही बात होगी। सर लेपल ग्रिफिन ने अपनी किताब चीफ्स ऑफ पंजाब में लिखा है कि शायद ही पंजाब में कोई ऐसा कबीला हो जिसका बरसगीर की तारीख में इस कदर जिक्र किया गया हो, जिसके पास कई सदियों तक एक बड़े इलाके पर कंट्रोल और असर व रसूख था।
रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 के मुताबिक गखड़ मुसलमानों की आमद से लेकर सिखों तक यहाँ की प्रोमिनेंट पोजीशन में थे। ये झेलम और हजारा के इलाकों में भी आबाद थे और तख्ते दिल्ली से भी कमोबेश आजाद ही थे। हिस्टोरियंस अलबत्ता इस बात पर डिवाइडेड हैं कि गखड़ इस इलाके में कब और कैसे आए। इनके हवाले से एक राय यह है कि ये सुल्तान महमूद गजनवी के साथ यहाँ आए, जबकि एक ये कि ये इससे पहले भी यहाँ मौजूद थे। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जनरल कनिंघहैम का कहना है कि इस इलाके में सबसे पहले रहने वाले टकास थे, जो कि आरियंस के बाद इस इलाके में 1426 बीसी में आए। इसी कबीले से टेक्सेला का नाम भी निकला। रावलपिंडी के गैजेटियर में लिखी गई तारीख के मुताबिक जब अलेक्जेंडर यहाँ आया तो टेक्सटाइल्स का राज दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के दरमियानी इलाकों पर था, जिनका राजा अंभी था। उस वक्त पोरस की हुकूमत दरियाए झेलम से पार थी और नॉर्थ के इलाके अभिसारीज या अभिसरा के अंडर थे। जनरल कनिंघहैम ने गखड़ों को अभिसारीज या अभिसरा के सब्जेक्ट्स या उसके अंडर लिखा है, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को रूल कर रहा था, और ये मरी और केहोटा के इलाके बनते हैं। हिस्टोरियन मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जिन्होंने मुगल दौर में बरसगीर की तारीख पर किताब तारीख फरिश्ता लिखी है, उनका यह कहना है कि गखड़ यहाँ 682 से आबाद थे। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि गखड़ों के अपने अकाउंट्स के मुताबिक वो सुल्तान महमूद गजनवी के आने से पहले यहाँ नहीं थे, बल्कि उसके साथ ही यहाँ आए थे, जिसके बाद ये इलाके उन्हें रूल करने के लिए दिए गए। उनका यह कहना है कि उनका ओरिजिन ईरानी है और ये सुल्तान कैद के डिसेंडेंट्स हैं, जो कै गौहर या गौहर का बेटा था। ये अस्फहान में क्यान के रहने वाले थे। सुल्तान कैद के बारे में कहा जाता है कि उसने तिब्बत और बदख्शां को भी फतह किया और जो हुकूमत कायम की वो 7 या 10 नस्लें चली। फिर उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया और 13 नस्लें वहां हुकूमत की। उनके सुल्तान रुस्तम के खिलाफ कश्मीरियों ने बगावत कर दी, जिसके बाद उन्हें इस सल्तनत से हाथ धोना पड़े। सुल्तान रुस्तम खुद भी मारा गया। उसका एक बेटा काबिल शाह वहां से निकलकर नासिरुद्दीन सुबक्तगीन के पास आ गया, जो काबुल में रूल कर रहा था। काबिल शाह का बेटा गखड़ शाह था, जिसके नाम से इस कबीले को पुकारा जाता है, और उसने ही सुल्तान महमूद गजनवी का उसके हिंदुस्तान पर हमलों में साथ दिया था, जिसके बाद गखड़ यहाँ आबाद हुए। लेकिन अक्सर हिस्टोरियंस में पुठवार की तारीख में गखड़ों की मौजूदगी के हवाले से कंफ्यूजन है। कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं और कुछ जगह तो ये मामला खासा मुतनाज़े भी है, क्योंकि बरादरियों और कबीलों के ओरिजिन पर लोग अक्सर जज्बाती हो जाते हैं। सर ग्रिफिन का कहना है कि ये बात जरूर है कि कश्मीर पर इन्होंने हमला किया और इनकी वहां मौजूदगी थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वहां कोई डायनेस्टी कायम की। उनका ये कहना है कि अगरचे वहां के हुक्मरानों के नाम मुसलमानों वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ तारीख फरिश्ता और कुछ दीगर हिस्टोरियंस के मुताबिक गखड़ों ने तो 13th सेंचुरी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। तारीख फरिश्ता में इन्हें सैवेजेस लिखा गया, जो कि अपनी बेटियों को पैदाइश पर मार देते थे और पोलिएंड्री पर बिलीव करते थे, यानी एक औरत के कई पार्टनर्स होते थे। उसमें यह भी कहा गया कि गखड़ 682 में जब यहाँ आबाद थे तो उन्होंने उस वक्त लाहौर के राजा के खिलाफ अफगानों के साथ अलायंस भी बनाया। फिर तारीख फरिश्ता का यह भी कहना था कि इन 30,000 गखड़ों ने हिंदू राजशाही के बैनर तले महमूद गजनवी के खिलाफ जंग लड़ी और इनकी वजह से महमूद गजनवी की फौज शिकस्त के करीब थी, जबकि गखड़ों का यह कहना है कि वो तो महमूद गजनवी की फौज में शामिल थे। हिस्टोरियन एच.जी. रावर्टी ने अपनी किताब नोट्स ऑन अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान में लिखा है कि गखड़ों की बजाय ये लोग खोखर थे, जिनसे महमूद गजनवी का वास्ता पड़ा। खोखर भी बड़े फियर्स वॉरियर्स समझे जाते थे। राजा जहांदाद खान, जो कि खानपुर के गखड़ों के सरदार थे, उनका खुद ये कहना था कि यह कबीला गखड़ नहीं था बल्कि खोखर थे, जो कि सॉल्ट रेंज के एक इलाके में रहते थे। उन्होंने जनरल कनिंघहैम और फरिश्ता दोनों की इस थ्योरी की तरदीद की है। उनका यह भी कहना है कि शहाबुद्दीन गौरी को भी खोखरों ने कत्ल किया, ना कि गखड़ों ने। तबकाते अकबरी में वजीर निजामुद्दीन अहमद और तबकाते नासिरी, जो कि 1864 में कैप्टन ली ने तर्जुमे के साथ पब्लिश की, उसमें भी लिखा है कि ये खोखरों का काम था जिन्हें शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी थी। ये हो सकता है कि गखड़ सुल्तान महमूद गजनवी के आने से पहले भी यहाँ मौजूद थे। एक अंग्रेज राइटर एल्फिनस्टीन का कहना है कि गखड़ों ने शहाबुद्दीन गौरी से सुलह के बाद इस्लाम कबूल किया। ये काम बहुत आसानी से हो गया क्योंकि गखड़ किसी रिलीजन से बहुत कम वाकफियत रखते थे। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि एक ख्याल ये भी है कि 2nd सेंचुरी में आने वाले लेजेंडरी राजा रसालू का दुश्मन और उसके बाद उसकी सल्तनत पर कब्जा करने वाला राजा होडी भी गखड़ था, जिसने राजा रसालू की बेटी से शादी भी की।
सर लेपल ग्रिफिन का कहना है कि इम्कान यह है कि 4वीं सदी में खुरासान या अफगानिस्तान से गखड़ पंजाब आए और फिर सेटल हो गए। एक और बात यह है कि गखड़ एक ईरानी बादशाह इजाब जॉर्ड की नस्ल से हैं, जो कि अपनी शिकस्त पर चीन के इलाकों की तरफ निकल गया था, जहां उनके एक लीडर फेरोज शाह ने चीन के एम्परर को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ये तिब्बत चले गए और 7वीं सेंचुरी में मुसलमान हो गए। उसके बाद ये महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आए। कैगोहर उस वक्त उनका लीडर था। मलिक खाद और उसका बेटा गुल्ला फिर से 15वीं सेंचुरी के मिडल में यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ आकर जेहलम के नॉर्थ में इलाकों को फतह किया और एक रियासत गुलियाना की बुनियाद रखी, जो कि अब गुजर खान तहसील का इलाका है। इसके बाद गखड़ों की तारीख खासी वेल नोन है। ऐसा लगता है कि इस इलाके में गेम चेंजिंग इवेंट महमूद गजनवी और जयपाल की लड़ाई ही थी, जिसके बाद इन इलाकों की तारीख का धारा बदल गया। ये लड़ाई 1008 में हुई, जो कि छछ में लड़ी गई। राजपूत कन्फेडरेसी को शिकस्त हुई, जिसके बाद ये इलाके मुसलमानों के पास आ गए और किसी न किसी सूरत में फिर इनके पास ही रहे। शहाबुद्दीन गौरी के इसके बाद हमले भी हुए। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 के मुताबिक इसके बाद गखड़ों का जिक्र 100 साल बाद उस वक्त मिलता है जब 1340 में मोहम्मद तुगलक के दौर में बंगाल में होने वाली डिस्टर्बेंसेस का फायदा उठाते हुए गखड़ों ने पंजाब में लूटमार शुरू कर दी और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। गखड़ सरदार के खिलाफ एक नौजवान गखड़ बोजा खान ने ही बगावत करके रोहतास में अपनी अलग से सरदारी कायम कर ली, जिसकी औलाद आज भी रोहतास और डोमेली में आबाद है। सर ग्रिफिन की किताब पंजाब चीफ्स में बोजा खान का दौर नासिरुद्दीन महमूद का लिखा है, जब उसने गखड़ों को सजा देने के लिए उनके इलाकों पर हमला किया था। यहाँ अमीर तैमूर भी आया। इस इलाके का जिक्र इसके बाद जसरत खोकर के दौर में भी मिलता है। ये इलाके उसी के अंडर थे और वह यहाँ से जम्मू और लाहौर पर हमले भी करता रहा। यही वो दौर था जब एक गखड़ सरदार झंडा खान का जिक्र मिलता है, जिसे मॉडर्न रावलपिंडी शहर का फाउंडर कहा जाता है। उस वक्त रावल गांव मौजूदा रावल डैम की जगह पर आबाद था। ये पुराना और तारीखी गांव है। मुहक्किक सज्जाद अजहर का कहना है कि पिंडी का कस्बा नाला लई के किनारे आबाद था और ये पुराने किले के आसपास वाले इलाके थे। 1493 में गखड़ सरदार झंडा खान को यह इलाका जब मिला तो उसकी जागीर रावल गांव से लेकर पिंडी तक फैली हुई थी, इसलिए उसकी जागीर के इन दोनों इलाकों को मिलाकर रावलपिंडी कहना शुरू कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ये 15वीं सेंचुरी का इख्तिताम और 16वीं सेंचुरी का आगाज था, जब पोठोहार के इन इलाकों में गखड़ों की राइज शुरू होती है और ये एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनकर उभरने लगे। इन इलाकों में 16वीं सेंचुरी के शुरू में तातार खान की हुकूमत कायम हुई, जो बहुत कम अरसे के लिए थी, लेकिन 1519 तक रही। उसका भतीजा हाथी खान या हाथी खान था। उसने ही तातार खान के खिलाफ बगावत की, उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे मार दिया। उसके 2 छोटे बेटे थे। उसी वक्त जंजुआ सरदार दरवेश खान ने भी गखड़ों के इलाकों पर हमला किया और उनसे कई इलाके छीन लिए। गखड़ों के आने से पहले पोठोहार के बहुत से इलाके जंजुओं के अंडर थे। उस वक्त हाथी खान के कजन सारंग खान और आदम खान को भी शिकस्त हुई और जंजुओं की फौज उनका पीछा करती रही, लेकिन हाथी खान ने फिर से फौज इकट्ठी की, जंजुओं को शिकस्त देकर फिर से इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त हाथी खान ही इन इलाकों का हुक्मरान था। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तुज़्के बाबरी में लिखा है कि उसने फौज के साथ फरवाला किले पर मार्च किया, जो पहाड़ों में था और इन गखड़ों का कैपिटल था, और सख्त रेजिस्टेंस के बाद इस पर कब्जा कर लिया। जब बाबर की फौज किले में एक दरवाजे से दाखिल हो रही थी तो हाथी खान इसी के दूसरे दरवाजे से वहां से निकल गया। बाबर तो हाथी खान को ना मार सका, लेकिन कबीले की इंटरनल पॉलिटिक्स ने उसे मार दिया। सुल्तान सारंग, जो हाथी खान का कजन था, उसने उसे जहर दे दिया और यूं 1525 से वो इस कबीले का सरदार बन गया। उसने और उसके भाई आदम खान ने मुगल अलायंस में आने का फैसला कर लिया और इनकी अतात कबूल कर ली, जिसके बाद बाबर ने पोठोहार का इलाका उन्हें दे दिया। आदम खान ने बाबर की फौज के साथ दिल्ली तक मार्च भी किया। सुल्तान सारंग खान ने गखड़ों का कैपिटल फरवाला से रवात मूव कर दिया था। 1541 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली से बेदखल किया तो उसने यहाँ के इलाके को कंट्रोल करने के लिए रोहतास का किला बनाया और 12,000 की फौज यहाँ रखी ताकि हुमायूं की वापसी के रास्ते को रोक सके। सारंग खान को बाबर का साथ याद था। उसने इस इलाके में शेरशाह सूरी की मुखालफत और उसकी फौज पर हमले जारी रखे, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। गखड़ शेरशाह सूरी के खिलाफ गुरीला वॉरफेयर लड़ते रहे। शेरशाह सूरी की 1545 में वफात के बाद सलीम शाह तख्त पर बैठा। सलीम शाह ने गखड़ों के खिलाफ कैंपेन्स जारी रखी। सारंग खान ने उसे सुलह की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसके बेटे कमाल खान को, जिसको उसने अपना
एनवॉय बनाकर वहां भेजा था उसे भी कैद में डाल दिया। 2 साल तक चलने वाली लड़ाइयों में सारंग खान की फैमिली के ही 16 लोग मारे गए। 1545 से 1550 तक गखड़ों को इन लड़ाइयों में कभी कामयाबी मिलती तो कभी शिकस्त होती। फरवाला किला भी उनके पास आता और कभी हाथ से निकलता रहा। इसी दौरान हुमायूं के भाई शहजादा कामरान, जिसे काबुल से निकाला गया था, उसने भी पोठोहार के इन गखड़ों के पास पनाह ली। कामरान हुमायूं का मुखालिफ भी था और उसने उसके खिलाफ जंग भी लड़ी थी। वो 1553 में शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह के पास भी गया, लेकिन वहां उसे कुछ अच्छी रिसेप्शन ना मिली, जिसके बाद वो वापस इन गखड़ों के पास आ गया। सारंग खान के बाद उसका भाई आदम खान सरदार बना, लेकिन उसने शहजादा कामरान को हुमायूं के हवाले कर दिया, जिसने उसकी आंखें निकाल दी। हुमायूं फिर से बादशाह बना और गखड़ों को नवाजा गया और ये इलाके उनके पास ही रहे। सारंग खान के 2 बेटे थे, एक का नाम कमाल खान था और दूसरे का अलावल खान। आदम खान का बेटा लश्कर खान था और उसने अलावल खान की बीवी से शादी करने के लिए उसको मरवा दिया। कमाल खान को जब भाई की मौत का पता चला तो वो उस वक्त दिल्ली में था, जहां हुमायूं के वफात के बाद अब अकबर बादशाह बन चुका था। शहनशाह अकबर ने उसकी शिकायत सुनने के बाद आदम खान की आधी टेरिटरी उसे दे दी, जिसे हासिल करने के लिए कमाल खान ने फौज इकट्ठी की और हमला कर दिया। कमाल खान ने उसे शिकस्त देने के बाद फांसी पर लटका दिया। 1559 में कमाल खान की भी मौत हो गई, जिसके बाद गखड़ों की इन इलाकों में सरदारी बिखरने लगी। कुछ साल इनकी आपस की लड़ाइयां चलती रही, लेकिन फिर अकबर ने इन इलाकों को मुख्तलिफ सरदारों में बांट दिया। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि मुबारक खान, जो कमाल खान का बेटा था, उसे फरवाला किला और उसके साथ 333 गांव दिए गए। जलाल खान, जो आदम खान का पोता था, उसे दानगली या धानगली के साथ 454 गांव दिए गए। शेख गंगा या गंजा, जो कि आदम खान का बेटा था, उसे अकबराबाद के साथ 242 गांव दिए गए और रावलपिंडी का इलाका सैद खान को दिया गया, जो सारंग खान का तीसरा बेटा था। सर ग्रिफिन का कहना है कि ये वो मौका था जब फतेह खान, जो सारंग खान का पोता था, वो हजारा के इलाके में चला गया और उसने खानपुर के गांव की बुनियाद रखी। इस अरेंजमेंट के आने के 2 साल बाद मुबारक खान का इंतकाल हो गया और उसके बेटे से फरवाला किला संभाला नहीं गया। बादशाह ने यह किला जलाल खान को दे दिया, जो एक जंगजू सरदार था। उसने बतौर जरनैल कुहाड़, बन्नू और यूसुफजई कबाइल के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी और उसका इंतकाल 1611 में हुआ था। उसके बाद 1670 तक इस इलाके का इख्तियार उसी के बेटे और पोते के पास रहा। उनके बाद अलादाद खान सरदार बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके दौर में असल सरदारी उसकी बीवी के पास थी। फिर उसका बेटा दुलु मुराद खान सरदार बना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शाह खर्च था, इसी वजह से इसे लखी दुलु मुराद कहा जाता है। उसका इंतकाल 1726 में हुआ। फिर मौज़म खान सरदार बना, जिसने 13 साल हुक्मरानी की। उसके बाद 1739 में सुल्तान मुकर्रब खान आए, जिसे यहाँ आखिरी गखड़ सरदार भी कहा जाता है। रावलपिंडी के गैजेटियर में लिखा है कि उस जमाने में गखड़ों ने अरूज देखा। मुकर्रब खान ने यूसुफजई, अफगानों और खटक कबाइल को भी शिकस्त दी और गुजरात पर भी कब्जा कर लिया। मुकर्रब खान ने गुजरात पर कब्जा करके इसे अपना कैपिटल बना लिया। उसने अहमद शाह अब्दाली का भी उसके हमलों में साथ दिया, जो अपने जाने पर इसे ही इन इलाकों का कंट्रोल दे जाता। उसने चिबालों के इलाकों पर भी हमले करके सुलेमान खान को सख्त रेजिस्टेंस के बाद शिकस्त दी। जब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया तो मुकर्रब खान के बेटे नाजिर अली खान और सादुल्ला खान भी उसकी फौज में शामिल थे। उस दौर में गखड़ों की हुक्मरानी चनाब और इंडस के दरमियानी इलाकों पर कायम हो गई, लेकिन इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हिंदुस्तान पर 1764 के बाद से डिजास्टर्स कैंपेन्स की वजह से उसके यहाँ एलाय भी वीक हो गए। यही वो वक्त था जब सिख जत्थों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। 1765 में सरदार गुज्जर सिंह भंगी ने लाहौर से एक फौज लेकर इस तरफ मार्च शुरू किया। मुकर्रब खान से उसकी लड़ाई गुजरात किले की दीवारों के बाहर हुई, जिसमें मुकर्रब खान को शिकस्त हो गई। इस शिकस्त के बाद उसके अपने कबीले के लोग ही उसके खिलाफ हो गए और डोमेली के एक सरदार हिम्मत खान ने उसे पहले कैद कर लिया और फिर कत्ल करवा दिया। उसने साथ ही अपनी सरदारी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन मुकर्रब खान के 2 बड़े बेटों के पास अब फरवाला किला था और 2 छोटे बेटों के पास दानगली का किला, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती थी। नतीजा ये निकला कि गुज्जर सिंह ने फरवाला के अलावा बेशतर इलाके अपने कब्जे में ले लिए। इन भाइयों में से सादुल्ला खान और नासिर अली खान की कोई मेल औलाद नहीं थी, इसलिए उनके बाद उनका हिस्सा भी दूसरे भाइयों मंसूर खान और शादमान खान के पास आ गया, जो 1818 तक उनके पास ही रहा। 1818 में मिल्खा सिंह थेपुरिया के पोते आनंद सिंह थेपुरिया ने इनसे इनकी पूरी जागीर छीन ली। सिखों के दौर में गखड़ों के बारे में कोई बहुत ज्यादा मालूमात नहीं। बुद्ध सिंह सिंधावालिया और राजा गुलाब सिंह
जो कि बाद में जम्मू कश्मीर का राजा बना, उसने शादमान खान और मदद खान जो कि मंसूर खान का बेटा था उसे कैद खाने में डाल दिया और वहां ही उसका इंतकाल हो गया। राजा हयातुल्ला खान जो कि शादमान खान का सबसे बड़ा बेटा था, वो भी 12 साल कैद में रहा और उसे 1847 में रिहाई मिली। गखड़ों के खिलाफ सिखों की कार्रवाइयां भी चलती रही ताकि ये दोबारा कोई फोर्स बनकर उभर न सके। सिखों का दौर खत्म हुआ तो पंजाब और साथ ही ये इलाके अंग्रेजों के पास चले गए। गखड़ जंगजू थे, इसके बाद भी फौज में जाते रहे, मार्शल रेसेस में शामिल रहे। अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने वालों में इनकी बड़ी तादाद थी। गखड़ों के दौर में ये इलाके मुगल सल्तनत के रेवेन्यू का भी बड़ा जरिया थे। मुगलों के दौर में ये इसको सूबा लाहौर का हिस्सा थे और ये इलाके सिंध सागर दोआब में शामिल थे। रावलपिंडी के गैजेटियर 1893-94 में लिखा है कि परगना जो उस वक्त इस इलाके में थे उनमें अटक, बनारस, आवान, इसमें शाहपुर और झेलम के इलाके शामिल थे। नेलाब, फरवाला, धानगली या डांगरी और अकबराबाद, तख्तपड़ी या तरखरी शामिल थे। परगना मुगलों के फाइनेंशियल सिस्टम का एक यूनिट था जिसके तहत टैक्स इकट्ठा किया जाता था। आईने अकबरी में लिखा है कि इन इलाकों से जो रेवेन्यू आता था वो 41 लाख रुपए था। गखड़ों के इन इलाकों में कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। पोठोहार के इन इलाकों की मैनेजमेंट और यहाँ फौज की प्रेजेंस किलों के जरिए रखी जाती थी। फरवाला किला गखड़ों का एक तरह से कैपिटल था जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सुल्तान क्या गौहर ने बनवाया था, लेकिन 11वीं सेंचुरी से 1818 तक यही इनका पावर सेंटर रहा। इस किले को हाथी खान ने फिर से तामीर करवाया। फरवाला ही वो किला था जिस पर इन इलाकों के कंट्रोल के लिए मुगल बादशाह बाबर ने हमला किया था। इस फोर्ट के 7 दरवाजे थे जिनमें से अब सिर्फ 3 बचे हैं। ये दरिया सवां के किनारे था और यहाँ गखड़ हुक्मरानों की रिहाइशें, बागात, मकबरे और मसाजिद थी। इसके अलावा रोहतास, रवात, दानगली इनके दूसरे बड़े कंट्रोल सेंटर्स है जहां से गखड़ इन इलाकों को कंट्रोल करते थे। जुल्फकार अली कल्हड़ों के मुताबिक गखड़ों की खवातीन भी नोटेबल्स में शामिल थी जिनका इस डायनेस्टी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। माई कमरू जो हाथी खान की बीवी थी और रानी मंगू जो सुल्तान कुली खान की बीवी थी, उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने मसाजिद तामीर करवाई, सराय और कुएं या बाउलियां बनवाई और कई वेलफेयर के काम किए। गखड़ इस इलाके में कब आए, इस हवाले से तो बहस हो सकती है। इनके ओरिजिन के हवाले से भी मुख्तलिफ रवायतें हो सकती हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि वो कई सदियां इस इलाके की एक अहम पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री फोर्स है, जिसकी वजह से आज इन गखड़ों और इन इलाकों की तारीख एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।